हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। तो इसको बात करने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, इस हिंदी व्याकरण को हम पूरा कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्लास नोट्स में दिया जाता है, वैसा ही आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग टॉपिक लेते हैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। क्या होता है हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस हिंदी के बारे में कि ये हिंदी हमारी आई कहाँ से है, ये हिंदी हमारी कहाँ से आई है, क्या है हिंदी, कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई है हमारी। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो नदी आती है, जो सबसे प्राचीन नदी आती है, वो प्राचीन नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब क्या हुआ कि इसी सिंधु नदी के किनारे जो है, इसी सिंधु नदी के आसपास जो है ईरान के लोग रहते थे, जिन्हें हम लोग पारसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारसिया। जो ईरान के लोग रहते थे इसी नदी के किनारे जो बसे हुए थे, उनको हम लोग पारसिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पारसी लोग निवास करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पारसिया पड़ गया। अब इसी सिंधु के नाम पर जो है हमारा हिंदू पढ़ा था। अब कैसे पढ़ा था हमारा हिंदी? इसी सिंधु के नाम पर ही हमारा क्या बना था? हिंदी शब्द बना हुआ था। तो कैसे? तो इस जो ईरान के लोग जो यहाँ पे रहते थे, जो ईरानी रहते थे, जिनको ईरानी हम लोग बोलते हैं, वहाँ के निवासियों को, तो इसी ईरानी के लोगों को जो है, लोगों ने जो है, इन्होंने स की जगह पे ये किसका इस्तेमाल करते थे? ह का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब ये है कि ये लोग स को ह कहते थे, थ को ये त कहते थे, थ को त कहते थे, द या ध को क्या कहते थे? द कहते थे, और प और फ को क्या कहते थे? तो प और फ को जो है ये क्या कहते थे? आपका प कहते थे। समझ रहे हैं ना? तो इसी के वजह से इस सिंधु को अगर आपसे पूछे कि बताइए ईरान के लोग जो है इस सिंधु को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इस सिंधु को जो स की जगह पे ह लिख देंगे तो आपका ह से क्या बन जाएगा? ही। धु से क्या बन जाएगा? हिंद। द और ध की जगह पे क्या इस्तेमाल करते थे? तो कहेंगे सर द। तो इसी से क्या बन गया आपका? हिंदू। क्या बना? हिंदू। और जब इसमें छोटा ऊ का मात्रा जोड़ देते हैं तो छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा बनकर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, और इससे बन जाता है हमारा क्या? हिंदू। क्या बन जाता है? हिंदू। तो इस तरह से हमारा हिंदू बना, और इसी हिंदू से जो है हमारा हिंदवी बना, और इसी हिंदवी से जो है रूढ़ होकर, यही हिंदवी रूढ़ होकर क्या बन गया? हमारा हिंदी बन गया। क्या बन गया भाई साहब? हिंदी बन गया। ठीक है, तो इसी से रूढ़ होकर हमारा जो है हिंदी बन गया। तो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है आप जान गए कि सबसे जो प्राचीन नदी थी सिंधु नदी थी। इसी सिंधु नदी के आसपास जो है इसके ईरान के लोग रहते थे। उन्हीं ईरानियों को हम लोग पारसिया के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जनजाति थी वो पारसिया थी। उसके बाद कुछ समय बाद जो है मुस्लिमों ने वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, अपना प्रभुत्व जमा लिया। तो उसके वजह से इन्होंने पारसिया का नाम न देकर किसका नाम दे दिया था? इन्होंने ईरानी का नाम दे दिया था। अब ईरान के लोग क्या करते थे कि जो स को था उसको ह बोलते थे, थ को त बोलते थे, द और ध को द बोलते थे, प और फ को क्या बोलते थे? प बोलते थे। तो इस तरह से सिंधु नदी से क्या बना? हमारा हिंदू। और जैसे ही दीर्घ की मात्रा जुड़ा इसमें, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? छोटा ऊ का मात्रा जुड़ा तो ये दीर्घ हो जाता है, छोटा ऊ का मात्रा, तो इससे बन गया हमारा हिंदू। इसी हिंदू से हिंदवी, और हिंदवी से क्या बना? हिंदू। यानी कि इसी से हमारा क्या बना? हिंदी। हिंदू से क्या बना हमारा? हिंदू से हमारा हिंदवी बना, और हिंदवी से क्या बना हमारा? तो हिंदवी से रूढ़ होकर आपका क्या बन गया? तो सर आपका हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया। ठीक है सर, हिंदी बन गया। अब सबसे पहले जो बात करते हैं, हिंदवी एक भाषा है। ये हिंदवी जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो भारत के एक प्रसिद्ध कवि, भारत के एक फारसी प्रसिद्ध कवि थे, जो 13वीं सदी में, सर्वप्रथम किस सदी में? तो 13वीं सदी में। तो 13वीं सदी में वो थे, आपके नाम था उनका औफी। क्या नाम था? औफी। यानी औफी ने जो है सर्वप्रथम इस हिंदवी शब्द का नाम दिया। किसने दिया हिंदी शब्द का नाम? तो सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का नाम जो दिया था वो औफी ने दिया था 13वीं सदी में। ये फारसी कवि थे। कौन से कवि थे आपके? फारसी कवि थे। इन्होंने ही सबसे पहले इस हिंदवी शब्द का नाम दिया। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं जब 16वीं सदी की बात करते हैं। ठीक है, 17वीं सदी की बात करते हैं हम लोग।
सॉरी 16वीं सदी। अब आता है 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी में एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान हमारे कवि आते हैं और वो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आप जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, वो रचना क्या है आपका? पद्मावत। पद्मावत का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि पद्मावत किसकी रचना है, तो वो है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। अब 16वीं सदी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब आते हैं और ये बताते हैं किसके बारे में? हिंदवी शब्द के बारे में। इन्होंने जो है 16वीं सदी में हिंदी शब्द के बारे में बताया। फिर क्या हुआ? फिर 17वीं सदी आई। अब 17वीं सदी में जो है मुस्लिम कवि आए और उन्होंने जो है इसका नामकरण इसका जो नामकरण दिया। उसके बाद से आए थे आपके अंग्रेज, और अंग्रेज जो थे ये क्या दिए थे? तो अंग्रेज जो है इन्होंने इस हिंदवी शब्द के जगह पे क्या नाम दिया? इन्होंने हिंदुस्तान दिया। क्या दिया आपका? हिंदुस्तान। इन्होंने कहा इसको, हिंदी शब्द को क्या बोला? हिंदुस्तान बोला, जो अंग्रेज आए थे। तो ये हमारा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ये क्रम है जो हमारा हिंदी भाषा की यहाँ से क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? एक बार फिर से देखिए। हिंदी जो होता है, सबसे प्राचीन नदी सिंधु, और इस सिंधु नदी के किनारे कौन बसा करते थे? तो ईरान के लोग बसते थे। और यहाँ पे पारसी नाम की एक जनजाति थी जिसके नाम पर पर्शिया पड़ा। उसके बाद से मुस्लिम शासक आया और मुस्लिम शासक ने यहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया, जिसके वजह से इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? ईरानी, यानी ईरान कर दिया। और यही ईरानी लोग जो थे यहाँ पे स को ह कहते थे, त थ को त कहते थे, द ध को द कहते थे, प फ को क्या कहते थे? प कहते थे। इस तरह से जो है हमारा स से क्या बन गया? सिंधु से क्या बन गया? हमारा हिंदू बन गया। और इसी हिंदू से क्या बना? हिंदवी। और हिंदवी से रूढ़ होकर क्या बन गया? हमारा हिंदी बन गया। क्या बन गया? हमारा हिंदी बन गया। तो अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो 13वीं सदी में जो है ऑफी ने इस हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद से बात करते हैं दूसरे कवि कौन आते हैं, तो ये भी भारत के ही कवि आते हैं, लेकिन ये फारसी कवि हैं, याद रखिएगा ये फारसी कवि हैं। और ये जो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि 16वीं सदी में आते हैं, और इन्होंने जो है किसकी रचना की है? तो पद्मावत की रचना की है। और इन्होंने भी 16वीं सदी में किसका नाम दिया? हिंदवी शब्द का नाम दिया। उसके बाद से 17वीं शताब्दी में जो है आपके आते हैं कौन? मुस्लिम शासक, मुस्लिम कवि आते हैं। मुस्लिम कवियों ने भी इसका नामकरण किया यहाँ पे तीसरी बार। उसके बाद से अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज इस हिंदू को क्या बोल देते हैं? हिंदुस्तान। हिंदू को क्या बोल देते हैं? हिंदुस्तान। तो ये रहा हमारा किसका परिचय? तो पूरे आपके हिंदी शब्द का परिचय कि हिंदी शब्द वास्तव में हमारा आया कहाँ से है। अब इसके आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं किसके बारे में? भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में से पहले थोड़ा सा एक प्रश्न हल कर लेते हैं, और वो प्रश्न क्या है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है किससे? तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, और आप सबको ऑप्शन दिया जाए पारसी, और दूसरा दिया जाए, पहला ऑप्शन पारसी है, दूसरा ऑप्शन फारसी है, फारसी, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका ईरानी। तीसरा शब्द क्या है? ईरानी। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, वो क्या है? ये सभी या उपयुक्त सभी। तो क्या आप इसका जवाब देंगे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या फारसी से हुई है? क्या फारसी से हुई है? क्या ईरानी से हुई है? तो आप जो है बता सकते हैं इसको कि सर इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 4 नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ईरान के लोग रहते थे, तो इन्हीं ईरानियों के नाम पर ही हमारा क्या बना? यही ईरानी जो लोग हैं इन्होंने ही स को ह कहा, और ह से क्या बन गया? हमारा हिंदू, हिंदू से हिंदवी, हिंदवी से हिंदी। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तो सही होगा ही। और इसी ईरानी जो थे उन्हें ये सिंधु नदी के किनारे बसते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते थे? पारसिया बोलते थे। ठीक है, पारसिया, जिसको पारसी हम लोग बोलते हैं, इसको पारसिया भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं इसको? पारसिया। तो यहाँ पे पारसिया लोग रहते थे, और इसी प की जगह पे वो लोग क्या कहते थे? तो सर इस प और फ की जगह पे प कहते थे, इसलिए ये फारसी भी हो गया। तो इसका मतलब है कि ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका ये भी
सही है। तो इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। हिंदी भाषा की उत्पत्ति आपका ईरानी से कहें, चाहे फारसी से कहें, चाहे पारसिया से कहें, ये तीनों से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब थोड़ा सा इसके आगे हिंदी के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा सा हम भाषा के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? भाषा के बारे में। शायद आप समझ रहे होंगे कि भाषा क्या होती है। तो याद रखिएगा, भाषा जो है संस्कृत के शब्द, किसके शब्द? तो सर संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुआ है। भाषा की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत के शब्द भाष धातु से हुई है, और इस भाष का मतलब होता है प्रकट करना। क्या करना? प्रकट करना। अब बात करते हैं कि प्रकट करना, क्या प्रकट करते हैं भाई? तो हो सकता है हम क्या प्रकट करते हैं, या तो भाव प्रकट करेंगे या अपने विचार को प्रकट करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये होता है, या तो हम भाव या अपने विचार को किसी के सामने क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। या अभिव्यक्त का मतलब होता है उसके सामने ही उसको प्रकट करते हैं। तो किसी के सामने जब हम प्रकट करते हैं तो हमारा भाषा का अगर पूछा जाए कि परिभाषा क्या होगा, तो भाषा जो है संस्कृत शब्द के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात अपने भाव या विचार को किसी के सामने अभिव्यक्त करना या प्रकट करना ही क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, अगर आप नोट करके लिखना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख भी सकते हो, नहीं तो मैं भी लिखा सकता हूँ। ठीक है, तो भाषा क्या है, एक बार फिर, भाषा संस्कृत के शब्द भाष धातु से बना हुआ है। किस धातु से? भाष धातु। धातु का मतलब मूल होता है, इसी से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकट करना। अब प्रकट क्या करते हैं? भाव या विचार, अर्थात भाव या विचार को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, क्या आपको चीज़ें समझ में आई? मुझे उम्मीद होगा कि समझ में आ रही है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब हिंदी भाषा के बारे में कुछ बात करते हैं कि हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। हिंदी भाषा, अब हिंदी भाषा जो है सबसे पहले कौन सी भाषा आई हमारी? पर सबसे पहले क्या आया? संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, सौरसेनी है, ये क्या है, कौन सा है इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हमारी जो जननी है वो कौन सी है? संस्कृत। तो सबसे पहले आती है भाषा कौन सी आपकी? संस्कृत आती है। संस्कृत के बाद से आपका आता है क्या? संस्कृत के बाद से आपका आता है पाली। पाली के बाद से क्या आता है आपका? तो पाली के बाद से आता है आपका प्राकृत। पाली के बाद से क्या आता है? प्राकृत। और प्राकृत के बाद से क्या आता है? तो प्राकृत के बाद से आता है अपभ्रंश। क्या होता है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद क्या आता है? तो अपभ्रंश के बाद आता है आपका सौरसेनी। कौन सी सेनी? सौरसेनी। सौरसेनी के बाद से आता है क्या आपका? तो वो आता है सौरसेनी से आपका जो पढ़ रहे हैं हम, क्या? हिंदी। तो कभी कभी हमसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी और हिंदी, इसका क्रम क्या है? इसका क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है संस्कृत, दूसरे नंबर पे आता है पाली, तीसरे नंबर पे आता है प्राकृत, चौथे नंबर पे आता है अपभ्रंश, पांचवें नंबर पे आता है सौरसेनी और छठवें नंबर पे आता है हिंदी। ये जो अपभ्रंश देख रहे हैं, इस प्राकृत का ही क्या हुआ है? बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है ना? प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप कौन होता है? अपभ्रंश होता है। और अपभ्रंश के बाद से क्या आती है? सौरसेनी। तो अपभ्रंश के बाद कौन सी आती है? सौरसेनी। और इस सौरसेनी से आपका किसका निर्माण हुआ है? हिंदी का। तो कोई पूछ ले कि हिंदी शब्द के पहले की भाषा कौन सी है? तो सौरसेनी है। सौरसेनी से कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? हिंदी का। तो इस तरह से ये हमारा क्रम होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में हमसे पूछता रहता है कभी ना कभी। ठीक है ना? हाँ, तो अब बात करते हैं कि पाली जो है ये सबसे पहले भाषा किसने यूज किया था? तो आपको पता है कि पाली जो भाषा है, हम लोग जो है बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, तो बौद्ध धर्म में ये हमारा होता है। किस में होता है? बौद्ध धर्म में होता है। और जो प्राकृत होती है वो किस में है आपकी? तो वो याद रखिएगा, वो किस में है? जैन धर्म में है। तो जैन धर्म की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? प्राकृत। और जो बौद्ध धर्म की भाषा है वो कौन सी है? पाली। समझ रहे हैं ना? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध, इनके बारे में। तो ये हमारा रहा किसके बारे में कि कौन सी भाषा क्या आई। इसी संस्कृत को कह देते हैं कि एक वैदिक संस्कृति होता है, एक वैदिक होता है और एक क्या होता है? लौकिक होता है। समझ रहे हो ना? एक वैदिक होता है और एक क्या होता है आपका? लौकिक। तो ये भी इसमें दो प्रकार के होते हैं, वैदिक होता है एक, और एक क्या होता है आपका? लौकिक होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे पूछ ले कि हमारी राजभाषा क्या है,
तो हमारी राजभाषा है आपकी कौन सी? हिंदी। अब राजभाषा हिंदी का मतलब क्या होता है? तो अगर पूछे कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो पूरे भारत में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पूरे भारत में बोली जाती है। तो पूरे भारत में जो भाषा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है, और जो राजभाषा जो राज्य में बोली जाती है वो राजभाषा होती है। तो हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है क्या? नहीं, हिंदी पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, इसलिए हम लोग हिंदी को राजभाषा के नाम से जानते हैं, न कि राष्ट्रभाषा के नाम से। ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो पूछे कि राजभाषा क्या है हमारी, तो हम क्या बताएंगे? हिंदी बताएंगे। अब संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो भाषा है, हिंदी भाषा का शब्द यानी हिंदी जो है, हिंदी संविधान के किस भाग में है? तो याद रखिएगा संविधान के 17वें भाग में है। किस भाग में? 17वें भाग में। संविधान के भाग 17 में जो है किसका उल्लेख किया गया है? हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये तो पूछ लिया हमसे कि कौन से भाग में संविधान का हिंदी का उल्लेख किया गया है, तो 17 में किया गया है। अगर ये हमसे पूछ ले कि सर अनुच्छेद कौन सा है, तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद आपका कितना? 343 से लेकर 351, ठीक है ना। 343 से लेकर 351 में जो है आपके हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में? 17 भाग में। कौन से अनुसूची में? तो 343 के 351 यानी 343 से लेकर 351 में जो है आपके हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। उसके बाद और क्या? तो और जो है हम बात करते हैं कि सर ये तो बता दिया, क्या अनुसूची भी होती है क्या? हाँ भाई, अनुसूची होती है। और अनुसूचियाँ कितनी है? तो कहेंगे कि सर अनुसूची जो है वो आपकी पूरा टोटल 12 है। और 12 अनुसूची में जो है किस अनुसूची में हम हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वो है 8वीं अनुसूची। कौन सी है? 8वीं अनुसूची में जो है प्रथम बार 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो सर 14 भाषा तो होती नहीं है हमारी इस समय जो वर्तमान में है। तो वर्तमान में जो भाषा है वो हमारी टोटल कितनी है? 22 है। तो सर आपने तो बताया कि 14 है। तो ये जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था ना, तो उस समय ये भाषा कितनी थी? 14 थी, और 8वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि संशोधन हुआ, और संशोधन के बाद से हमारा जो है 8 भाषाएं और क्या कर दिया गया? इसमें जोड़ दिया गया। और वो 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ दी गई? थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा हम लोग संविधान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल रहे थे। तो संविधान के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा? तो संविधान के अकॉर्डिंग होता है कि 343 से लेकर 351 में जो अनुच्छेद है, आप जानते हैं अनुच्छेदों की संख्या 395 है। तो 343 से लेकर 351 तक जो है आपके संविधान में इसका उल्लेख है। किसका? हिंदी का। अगर पूछे कौन से भाग में, तो 17वें भाग में, ठीक है। और पूछे राजभाषा, तो राजभाषा हिंदी होती है, क्योंकि आपके राज्य में ही बोली जाती है। लगभग 9 राज्यों में बोली जाती है। ये जो हिंदी भाषा है ना, लगभग कितने राज्यों में बोली जाती है? आपकी 9 राज्यों में बोली जाती है। और ये राष्ट्रभाषा जो है आपकी वो भारत में पूरी बोली जाती है। तो इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, बल्कि ये 22 भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं, ठीक। अब उसके बाद से बात करते हैं सर, उसके बाद से बात करते हैं कि कौन कौन सा संशोधन हुआ और किस संशोधन के द्वारा जो है इस संविधान में अनुसूचियाँ संविधान में हमारे 8 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है ना। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन, किसके? संविधान संशोधन। तो आप जानते हैं कि जो संविधान संशोधन होता है वो कहाँ से लिया गया है। अगर हम आपसे पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो कहेंगे कि सर ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया लिया गया है वो है आपका कौन सा? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो है आपका कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया ली गई है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ये बार बार ये भी एग्जाम में बनता है हमारा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है हमारी? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। तो सर उसके बारे में तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि 8 भाषाओं को जोड़ा गया, वो 8 भाषाएं कौन कौन सी है? तो चलिए उस पर विस्तार में चर्चा करते हैं। और निश्चित है इससे एक एग्जाम में जरूर आपका प्रश्न बनेगा, क्योंकि हम यूपी का पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो
क्या है वो? तो सर पहला जो हुआ था 14 भाषा के बाद जब 15वीं भाषा जो जुड़ी थी वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब? तो 1967 में। कितना में? 1967 में 15वीं भाषा जोड़ी गई। और कौन सी भाषा थी सर? तो 15वीं भाषा थी आपका कौन सा? सिंधी। कौन सी भाषा थी आपकी? सिंधी भाषा थी। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि फिर जो है सिंधी तो जोड़ी गई, ये कौन सी भाषा हो गई आपकी? 15वीं भाषा हो गई। जो 16वीं भाषा, 17वीं भाषा और 18वीं भाषा, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो है आपका कौन सा संशोधन? तो सर वो है आपका 92वां संविधान संशोधन। सॉरी, 92वां संविधान संशोधन नहीं, वो है आपका 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। कितना में? 1992 में हुआ था। और इस 1992 के द्वारा जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें आता है पहला नेपाली। पहला क्या आता है? नेपाली। दूसरा क्या आता है? कोंकणी। दूसरा क्या आता है? कोंकणी, नेपाली, कोंकणी। और तीसरा क्या आता है? मणिपुरी। क्या आता है आपका? मणिपुरी। ठीक है। तीसरा जो है आपका क्या है? मणिपुरी है। तो ये 3 भाषाएं हैं जो जोड़ी गई किसके द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप चाहेंगे तो इस नेपाल, कोंकणी और मणिपुर को एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। और ट्रिक क्या है? तो भाई आप जानते भी हैं ऐसे कि जो नेक लोग होते हैं ना, उन्हीं को मणि मिलती है। जो नेक लोग होते हैं उन्हीं को क्या मिलती है? मणि मिलती है। तो ने से बना नेपाल, को से बना कोंकणी, एन से बना मणिपुरी। तो ये 3 भाषाएं जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया। उसके बाद से एक और संशोधन हुआ, और वो संशोधन कौन सा है? तो वो है आपका 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 2003 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और वो 4 भाषाएं कौन सी हैं? तो वो है आपका, ट्रिक से याद रखेंगे, बोडोमास। क्या है? बोडोमास है। इस बोडोमास के द्वारा जो है 4 भाषाओं को जो जोड़ा गया, जिसमें जो है आपका अगर बात करें वो का मतलब क्या होता है? तो वो का मतलब होता है बोडो। वो का मतलब क्या होता है? बोडो। ठीक है, बोडो। और उसके बाद से क्या है आपका? डो से होता है डोंगरी। डो से क्या होता है भाई? डोंगरी। डो से क्या होता है? डोंगरी। और उसके बाद से क्या है? म से होता है मैथिली। म से क्या होता है? मैथिली। और उसके बाद क्या है? तो सर उसके बाद है स का मतलब होता है संथाली। स का मतलब क्या होता है? संथाली। तो ये भाषाएं जो है 4 ये जोड़ी गई। तो 4 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 7 और 1 ये हो गया कौन सा आपका? सिंधी 8। तो ये 8 भाषाएं जो है इसमें शामिल की गई थी। तो कौन कौन संशोधन हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 21वां है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और उस 3 भाषाओं में आता है नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। कैसे याद रखेंगे? तो नेक लोगों को ही क्या मिलती है? मणि मिलती है। जो नेक इंसान होते हैं भाई उन्हीं को ना मणि मिलेगी, किसी और को थोड़ा मिल जाएगी। तो उसके बाद से 72वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2003 में। और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिसका ट्रिक है बोडो मास। वो का मतलब होता है क्या? वो का मतलब होता है बोडो। डो का मतलब होता है डोंगरी। म का मतलब होता है मैथिली। और स का मतलब होता है क्या? संथाली। तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, या पूछ लेगा कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, और 4 दे देगा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और उसके बाद से उड़िया या जो कुछ भी है भाषा। समझ रहे हैं ना? हाँ, सीरिया दे दे भाषा ऐसे करके। तो हमको बताना होगा कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्या संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो इतना चीज़ें पूरा क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब थोड़ा इसके आगे और हम बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे? तो 343 के फर्स्ट में, 343 के फर्स्ट में सब आर्टिकल फर्स्ट में, सब आर्टिकल 1 में, 343 के 1 में, किसमें? 343 के 1 में जो है कहा गया है कि भारतीय संघ की, किसकी? भारतीय संघ की, भारतीय संघ की क्या? भारतीय संघ की
भारतीय संघ की राजभाषा, कौन सी भाषा? भारतीय संघ की राजभाषा होगी, और राजभाषा क्या होगी? वो आपकी हिंदी। भारतीय संघ की क्या होगी? एक राजभाषा होगी, और राजभाषा क्या होगी आपकी? ये हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी। दूसरा चीज इसमें एक नाम आएगा और लिपि, लिपि के भी बारे में बताया गया है 343 के फर्स्ट में कि लिपि जो होगी हमारी कौन सी होगी। तो आपको पता होगा लिपि जो होती है वो देवनागरी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। तो पूछ दे अगर हमसे कि बताइए हमारे हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, तो वो आपकी देवनागरी लिपि है। लिपि जिसको हम लोग भाषा के रूप में लिखते रहते हैं, ठीक है ना, अक्षर के रूप में जो लिखते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अगर पूछ ले कि लिपि क्या है, तो लिपि आपकी कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो इतना चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारा हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हिंदी कहाँ से आया, क्या चीज़ आया। ठीक है, कब संशोधन हुआ, क्या हुआ। तो इस तरह से हमारा ये पहला टॉपिक जो होता है थोड़ा सा क्लियर होता है। अब उसके बाद से आगे हम लोग बात करेंगे वर्णमाला पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना भी सुझाव दीजिएगा, ताकि हम भी जो हमारे अंदर गलतियाँ हैं हमको भी पता चले कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ गलती है और उसको हम उस पर सुधार कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।